पेशावर और रावलपिंडी जैसी दो टीमों के बीच होने वाला पीएसएल 2026 का मैच नंबर 3 जो कि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के उसी मैदान पर खेला जाएगा जहां पर इसके पहले दो मुकाबले ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके होंगे। फिलहाल ये जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इसमें केवल पहला मुकाबला अभी तक हुआ है, लेकिन चूंकि इस मैदान पर और पूरे पीएसएल के अंदर अगर मैं बात करूं तो केवल दो ही मैदान यूज किए जाएंगे। 22-22 मुकाबले दोनों मैदानों पर खेले जाएंगे और इसी वजह से 6-6 पिचेस दोनों मैदानों पर हैं। तो किस पिच पर आज का मैच खेला जाएगा, मैच नंबर 3, वो जानना काफी हद तक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन होने वाली है, जो कि आपको मैं कहां पर दूंगा वो तो आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा पिच रिपोर्ट के दौरान। लेकिन जो पहला मैच यहां पर हुआ वहां पर हमने कैसी पिच देखी, साथ ही साथ कंडीशंस कैसी रहेंगी, वैसे ही काफी हद तक आज के मैच में भी रहने वाली है। वो काफी हद तक पाकिस्तान में जितने भी मैदान पाए जाते हैं उसको लेकर के काफी हद तक एविडेंट फैक्टर्स आपके सामने हमेशा से अवेलेबल रहे हैं। लेकिन फिलहाल आज के इस मुकाबले में दोनों टीमों की तरफ से कौन से बेस्ट ऑप्शन होंगे हमारी स्मॉल लीग की टीम या ग्रैंड लीग की टीम में आने लायक, उसको तो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसका शुरुआत हम सबसे पहले यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले पिच रिपोर्ट से। जैसे मैंने आपको बताया कि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के मैदान पर जब यह मुकाबला खेला जाएगा तीसरा वाला, तो फिलहाल इस वीडियो के बनाए जाते टाइम तो केवल एक ही मुकाबला कंप्लीट हुआ था, जहां पर हमने कुछ इस तरीके की जबरदस्त तरीके की बैटिंग पिच देखी जिसमें पिच के ऊपर काफी हद तक साइन भी था, ग्रास की कवरिंग थी और पूरी तरह से फ्लैट बैटिंग पिच थी, जिसको क्लोजली अगर आप देखना चाहें तो कुछ इस तरीके को पिच देखने को मिल रही थी। जहां पर पहली इनिंग में लाहौर की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 199 रन बना दिए 6 विकेट के नुकसान पर, जहां पर 3 विकेट पेसर्स ने ली, 2 विकेट स्पिनर्स ने ली। पावर प्ले में इनकी शुरुआत काफी अच्छी रही, पहले 6 ओवर में 64 रन बनाए। हालांकि उसमें भी फकर जमान और मोहम्मद नईम जो ओपन कर रहे थे उसमें से केवल मोहम्मद नईम ही काफी हद तक कंफर्टेबल थे। फकर जमान से शॉट्स उतने लग नहीं पा रहे थे। वो तो निश्चित तौर पर जो हैदराबाद की टीम थी उनकी फील्डिंग का काफी हद तक बड़ा हाथ था कि वहां पर ये टीम 64 के स्कोर तक पहुंच गई। वरना सेकंड इनिंग के अंदर वही अगर आप हैदराबाद की टीम को देखें जो कि टूर्नामेंट में एक नई टीम है, वो केवल 130 रन बना करके ऑल आउट हो गई। पावर प्ले में उनके रन तो बने लेकिन 2 विकेटें गिर गई। लेकिन ओवरऑल जो मेरा अपना कंक्लूजन रहा कि दोनों टीमों ने परफॉर्मेंस चाहे जैसी की, जिसमें लाहौर की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मैच को जीता और इवन इसी साल 2026 के अंदर 3 और मुकाबले यहां पर जो इंटरनेशनल टी20 के हुए थे उन तीनों मुकाबलों में भी पहले बैटिंग करने वाली टीमें ही जीती हैं। यानी कि आखिरी 4 मुकाबले यहां पर पहले बैटिंग करने वाली टीमें ही जीती हैं। और ओवरऑल पिछले 31 मैचेस जो इसी 2026 के दौरान, चूंकि यहां पर ना सिर्फ ये 4 मुकाबले बल्कि 21 मैचेस नेशनल टी20 कप के भी इसी मैदान पर 2026 में खेले गए थे और उसके पहले 5-6 और टी20 मुकाबले को इंक्लूड करते हुए टोटल 31 मैचों का रिजल्ट अगर आप देखने जाएं तो उसमें भी 19 मैचेस यानी कि ज्यादातर मुकाबले पहले बैटिंग करने वाली टीमें ही जीती हैं। और पिछले 10 मुकाबलों में अगर आप स्पिन और पेस के कंट्रीब्यूशन को देखें तो काफी हद तक पूरी तरह से बराबर सा कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसमें स्पिनर्स को जो 68 विकेटें मिली उसमें से ज्यादातर विकेटें सेकंड इनिंग के अंदर और पेसर्स को जो 67 विकेटें मिली हैं उसमें से ज्यादातर विकेटें यानी कि करीब 66% विकेटें पहली इनिंग के अंदर ही मिल गई हैं। सेकंड इनिंग के अंदर भी विकेटें उनको मिली हैं, लेकिन वहां पर ज्यादातर डोमिनेट स्पिनर्स करते हैं और उसी वजह से रिजल्ट कुछ ऐसा निकलता है कि पहले बैटिंग करने वाली टीमें यहां पर ज्यादातर मैचेस जीतती हैं। और ऐसा ही आपको पिच हमेशा यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब चाहे वो इसी मैदान के इसी पिच पर आज का भी मैच हो, चाहे वो कोई डिफरेंट फ्रेश पिच पर हो, काफी हद तक इसी तरीके की कंडीशन देखने को मिलेगी। बस चेंज वही होगा कि अगर आज के मैच में कोई यूज्ड पिच रहेगी तो उसकी संभावना ज्यादा होगी कि कोई पहले बैटिंग करने वाली टीम ही मैच को जीतेगी और अगर फ्रेश पिच हुई तो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के पास भी चांस होगा। तो यही जानना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आज के इस मैच के पहले कि कौन सी पिच है, उसका नेचर कैसा है, वो आपको मैं क्लियर अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर टॉस के बाद, जिसको जाकर के आपको ज्वाइन कर लेना है। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर लिंक आपको मैंने दे दिया है, वहीं पर आपको मैं फाइनल टीम भी दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर जो लिंक है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का उसको क्लिक करके जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और अपडेट के लिए एक्टिव रहिएगा। फिलहाल दोपहर को ये 3 बजे जो मुकाबला खेला जाएगा उसमें जो प्लेइंग 11 उतर सकते हैं, सबसे पहले पेशावर जालमी की तरफ से जहां पर ओपन कर सकते हैं बाबर आजम और मोहम्मद हैरिस, उसके बाद है कुशल मेंडिस, अब्दुल समद, माइकल ब्रेसवेल और इफ्तिकार अहमद जैसे ऑलराउंडर्स, और उसके बाद है एरन हार्डी, आमिर जमाल और साथ ही साथ शहनवाज धनी, नाहिद राणा और सूफियान मुकीम जैसे लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर। और इस प्लेइंग 11 के अलावा इनके पास जो बेंच है उसमें देखेंगे तो अली रजा है, सोरिफुल इस्लाम है, तंजीद हसन जो कि बांग्लादेश के ओपनर और अभी तक काफी कमाल के फॉर्म में रहते हैं। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के ही खिलाफ इन्होंने एक सेंचुरी भी जड़ी है आखिरी मैच में। और बाकी ब्रायन बेनेट है और खालिद उस्मान जो कि एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, जिनका करियर अगर आप देखने जाएं तो पूरे के पूरे जो स्क्वाड के अंदर प्लेयर्स हैं उनके कुछ इस तरीके के नंबर्स रहे हैं टी20 क्रिकेट के अंदर, जहां पर ब्रायन बेनेट भी हैं, तंजीद हसन भी हैं, सोरिफुल इस्लाम भी है और कुछ ऐसे प्लेयर जिनके बारे में इंफॉर्मेशन कम होती है तो उनके आंकड़े आप जरूर देख लीजिए। जैसे एक तो अली रजा 9 टी20 मैच में 12 विकेटें हैं, सेकंड इनिंग का स्ट्राइक रेट केवल 8 का है, यानी कि वहां पर सेकंड इनिंग में ज्यादा बेहतर अभी तक विकेटें ले पाए हैं एज अ बॉलर। और इवन जो बाकी खिलाड़ी भी हैं, जैसे हालांकि इफ्तिकार अहमद को बहुत सारे लोग जानते होंगे, अब्दुल समद, इनके नंबर्स आप देख करके रखिए जो कि बहुत इफेक्टिव है नहीं, और इवन सूफियान मुकीम के भी आंकड़े आप देख करके जरूर रखिए। तो जो थोड़े से अननोन से प्लेयर हैं उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको लेना जरूरी है। बाकी तो सारे जो ऐसे प्लेयर हैं ही
जिनके बारे में आपको काफ़ी हद तक नॉलेज होगी। लेकिन उसके बाद आगे आकर के अगर आप रिसेंट फॉर्म देखें तो ये जो पूरी की पूरी टीम है पेशावर जालमी की, इनका जो प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसमें ज़्यादातर प्लेयर्स आपको आउट ऑफ फॉर्म ही दिखाई पड़ेंगे, जिसमें बाबर आजम, और अभी आपको याद ही होगा कि T20 वर्ल्ड कप हुआ था, रन्स तो थोड़े बहुत इन्होंने बनाए थे लेकिन स्ट्राइक रेट इतना खराब था कि कुछ खास इनसे हुआ नहीं। लेकिन चूंकि ये गद्दाफी स्टेडियम लाहौर का मैदान है और जबरदस्त तरीके की बैटिंग पिचेस आपको देखने को मिलती हैं, तो निश्चित तौर पर बाबर आजम में काफी सेफ ऑप्शन हो सकते हैं। और इवन मोहम्मद हैरिस, इनका भी फॉर्म आपके सामने जो कि बहुत ही पुअर है। और कुशल मेंडिस भी निश्चित तौर पर लास्ट के 3 मैच में तो नहीं चले हैं लेकिन उसके पहले के 3 मैचेस में इन्होंने वर्ल्ड कप में काफी बढ़िया बैटिंग करी थी। और उसके बाद आते हैं अब्दुल समद, इन पर भी आप वो भरोसा कम से कम नहीं कर सकते कि आपको रन बना करके सेफली दे ही देंगे। लेकिन उसके बाद जो ऑप्शन आते हैं माइकल ब्रेसवेल, जो कि अभी चोट से उभर करके आए हैं, निश्चित तौर पर अभी फिलहाल कैसे टच में होंगे वो तो जानना काफी हद तक मुश्किल बात है। लेकिन फिलहाल जो आखिरी मैचेस इन्होंने खेले थे एज अ ऑलराउंडर काफी हद तक बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी हैं। और वही इनकी बेस्ट यूटिलिटी भी है, जो कि ये लेफ्ट हैंडेड बैटिंग के साथ साथ ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं। और उसके बाद इफ्तिकार अहमद, जिनका बैटिंग ऑर्डर भी और बॉलिंग ये कितनी करेंगी वो भी एक ऐसा फैक्टर होगा कि जिसकी वजह से इनको लेकर के जाना अपनी टीम में काफी रिस्की हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आते हैं एरन हार्डी, एक ऐसे प्लेयर जो कि हो सकता है आपको बैटिंग ऑर्डर में और ऊपर आते दिखाई पड़े, प्लस आपको ये बॉलिंग भी राइट आर्म मीडियम फास्ट करके देंगे लगभग पूरे 4 ओवर की, तो उस वजह से काफी सेफ ऑप्शन बन जाते हैं। तो चाहे एरन हार्डी हो, चाहे माइकल ब्रेसवेल हो, चाहे कुशल मेंडिस या बाबर आजम हो, ये 4 वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं इस टीम की तरफ से, जो कि हमारी टीम में सीधे आएंगे अभी जहां तक हम एनालिसिस करते करते पहुंचे हैं उसके हिसाब से। बाकी शहनवाज धनी की बात करें तो ये अभी रिसेंट टाइम में ना जो नेशनल T20 कप हुआ था वहां पर बहुत अच्छी बॉलिंग करके आए हैं, एक बैटिंग पिचेस पर इन्होंने काफी विकेटें चटकाई हैं। जबकि आमिर जमाल की बात करें तो ये कितनी बॉलिंग करेंगे उसको लेकर के डाउट हमेशा रहेगा, 2 ओवर करेंगे, 1 ओवर करेंगे, और इसी वजह से स्मॉल लीग के लिए वो बेहतर ऑप्शन बन नहीं पाते। लेकिन शहनवाज धनी वो ऑप्शन बन जाते हैं जिनको आप सीधे टीम में लेकर के जाएं। बाकी नाहिद राणा, जिन्होंने पाकिस्तान के बैटर्स को हमेशा परेशान किया है किसी भी फॉर्मेट में, और इनके पास जो पेस है, एक्सप्रेस पेस, वो इनको काफी हद तक फेवर करती है। हालांकि ये T20 फॉर्मेट है, वहां पर शायद इनकी वो वैल्यू ना रहे, लेकिन अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन होंगे। और वहीं पर अगर सेकंड इनिंग की बैटिंग होती है तो मैं प्रेफर करूंगा सुफियान मुकीम को, जिनका फॉर्म ऑलरेडी काफी अच्छा है। और बाकी भी जो बेंच के प्लेयर्स हैं उनका भी रिसेंट फॉर्म आप जरूर देख करके रखिए। और जैसा मैंने आपको कहा था ना कि भाई तंजीद हसन, इन्होंने पाकिस्तान के ही खिलाफ एक मैच में यहाँ पर 107 रन की पारी खेली है, यहाँ पर 67 नाबाद की पारी खेली है, बहुत ही कमाल के फॉर्म में है। और अगर खेलते हैं तो किस नंबर पर बैटिंग करेंगे और प्लस कहां पर किस इनिंग की बैटिंग करेगी उसके हिसाब से टॉस के बाद तय कर पाएंगे उनको लेना है या नहीं लेना है। फिलहाल तो ये 5 बेस्ट ऑप्शन हैं, जिसमें छठा प्लेयर अगर आपको लेना है तो इनिंग की बेसिस पर इन दोनों में से किसी एक बॉलर को आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा और डेटा देखें और भी अच्छी क्लैरिटी के लिए, तो हेड टू हेड के तो कोई नंबर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो सामने पिंडीज की टीम है वो नई टीम है, पहली बार सीजन खेलेगी, तो उनके खिलाफ तो इनके प्लेयर्स के आंकड़े आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन इस मैदान पर निश्चित तौर पर क्या एक्सपीरियंस है वो आपको देखने को जरूर मिलेगा, जहां पर बाबर आजम का बैटिंग एवरेज 48 है। इवन यहाँ पर तो मोहम्मद हैरिस भी बढ़िया बैटिंग कर जाते हैं, कुशल मेंडिस का भी यहाँ पर बैटिंग एवरेज 30 का है। लेकिन अब्दुल समद यहाँ पर एक मैच में फेल हुए हैं। इवन माइकल ब्रेसवेल भी इस मैदान पर कुछ खास नहीं कर पाए हैं, 3 मैच केवल 50 रन है, 1 विकेट है। बाकी इफ्तिकार अहमद के 24 मैच 437 रन है, केवल 3 विकेट है। और उसके बाद आमिर जमाल भी कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर शहनवाज धनी ने 9 मैच में 12 विकेटें चटकाई हैं, और बाकी सुफियान मुकीम के 1 मैच में कोई विकेट नहीं। और इवन जो बाकी भी खिलाड़ी हैं उसमें तंजीद हसन इस मैदान पर काफी सफल रहे हैं, और अगर खेलेंगे तो निश्चित तौर पर आज भी सफलतापूर्वक हमारी टीम में आ जाएंगे। तो जो ऑप्शंस आपको मैंने बताए थे पीछे, वही यूटिलिटी के बेसिस पर बेस्ट रहेंगे, चाहे आप जो भी आंकड़े देख ले उसके हिसाब से। और बाकी वीकनेसेस को देखने आए प्लेयर बैटल में, तो ये जो पेशावर जालमी के बैटर्स हैं, जब भी ये कभी फेस किए हैं पिंडीज में जो सामने की टीम में बॉलर्स है उनको, तो उसमें जो बाबर आजम है, एक तो साथ ही साथ एक बात क्लियर आप कर सकते हैं कि पाकिस्तान का कोई भी बैटर हो, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग और लेग स्पिन बॉलिंग उसके खिलाफ हमेशा यूजफुल होगी। लेकिन इंडिविजुअल जो बॉलर्स है, जैसे बाबर आजम को नसीम शाह ने 83 गेंद पर 78 रन देकर एक बार आउट किया है, लेकिन मोहम्मद आबिर ने 3 बार केवल 29 रन देकर आउट किया है। बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हर एक प्लेयर को परेशान करती है, जिसके सामने बाबर आजम भी फेल हुए हैं, और इवन मोहम्मद हैरिस को भी दिक्कतें हुई हैं। तो मोहम्मद आमिर एक बहुत ही कमाल के ऑप्शन आज के इस मैच में हो सकते हैं। बाकी जैसा कि आपको पता है कि रिसेंट टाइम में स्पिन खेलने को लेकर चाहे इंडियन टीम हो चाहे पाकिस्तान की टीम हो, वो काफी हद तक कमजोर होती चली गई है। बाकी वो तो पाकिस्तानी बैटर्स को लेग स्पिनर और ऑफ स्पिनर भी किसी किसी को, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर तो यूनिवर्सली आउट करते हैं। बाकी कुशल मेंडिस भी रिशद हुसैन
हालांकि एक बार आउट हुए हैं गेंदों पर, लेकिन ठीक ठाक रन बना करके नसीम शाह ने भी इनको एक बार सस्ते में आउट किया है। तो नसीम शाह हो गए और मोहम्मद यहाँ पर आमिर हो गए, वो दोनों काफी बेहतर ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं इस पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ। और साथ ही साथ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, जिसमें लेग स्पिन बॉलिंग को भी अगर आप इंक्लूड कर दें तो वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। ये चीज हमको पूरा का पूरा प्लेयर बैटल देखने के बाद समझ में आ रहा है जब हम पेशावर जालमी की टीम को पूरा एनालाइज कर लेते हैं। बाकी दूसरी जो टीम है रावलपिंडी पिंडीज की, जो कि इस सीजन में पहली बार खेलेगी एक नई टीम के तौर पर, जिसके तरफ से मोस्ट प्रोबेबली चूंकि उस्मान ख्वाजा ने भी ज्वाइन कर लिया एक रिप्लेसमेंट के तौर पर, तो वो ओपन कर सकते हैं मोहम्मद रिजवान के साथ। तो एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन होगा। और उसके बाद यहाँ पर आएंगे यासिर खान, ये भी एक टॉप ऑर्डर बैटर ही है, ओपन भी कर सकते हैं, नंबर 3 पर भी खेल सकते हैं, अच्छे खासे हिटर हैं। उसके बाद आते हैं कामरान गुलाम, डैरिल मिचेल और कोल मैकोंकी। और उसके बाद यहाँ पर आएंगे इमाद बट, रिशद हुसैन, नसीम शाह, आसिफ आफरीदी और मोहम्मद आमिर, यानी कि एक अच्छी खासी टीम देखने को मिल रही है, जिसमें लेग स्पिनर भी है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर भी है, बाएं हाथ का तेज गेंदबाज तो है ही। तो वो प्रॉपर कॉम्बिनेशन बॉलिंग की है इस टीम के पास, जो कि सामने वाली टीम की पूरी बैटिंग लाइनअप को अच्छा खासा परेशान कर सकती है। और उसके बाद बेंच के भी ऑप्शंस अगर आप देखें तो काफी तगड़ी ये टीम दिखाई पड़ती है, जिनके करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, जिसमें खास करके आसिफ आफरीदी जैसे प्लेयर जो कि थोड़े से अननोन मालूम पड़ेंगे आपको। उनके नंबर्स देखें तो 17 मैच में 21 विकेट है T20 फॉरवर्ड में, खास करके सेकेंड इनिंग की बॉलिंग के स्ट्राइक रेट्स को अगर आप देखें, जो कि स्पिनर्स का बेहतर होता भी है यूजुअली, वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। और इवन साद मसूद जो भी पाकिस्तान की टीम में आए थे, जो बेंच पर फिलहाल हो सकता है बैठे, इनके भी नंबर आप देख कर रखिए, और जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके भी। और उसको देख लेने के बाद अगर आप रिसेंट फॉर्म की तरफ आएँ तो वो वहाँ पर आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर उस्मान ख्वाजा, जो कि अभी रिसेंट टाइम में ज़्यादा शॉर्टर फॉर्मेट में नहीं खेले हैं, टेस्ट क्रिकेट के बाद अभी रिसेंट टाइम में इन्होंने बिग बैश के कुछ मुकाबले खेले थे, जहाँ पर एक बड़ी अच्छी 78 रन की पारी इन्होंने खेली थी। तो उम्मीद तो आप इनसे कर सकते हैं, टेक्निकली एक अच्छे खिलाड़ी हैं, इस तरीके की बैटिंग पिचेस पर ये मेरे हिसाब से एक बेस्ट ऑप्शन में से एक होंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि वही रिसेंट फॉर्म के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर मोहम्मद रिजवान को भी लेकर के डाउट होगा। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि जैसी यहाँ पर बैटिंग पिचेस होती हैं, ये दोनों को ही मैं प्रेफर करूंगा, जिसमें मोहम्मद रिजवान तो आपको विकेट कीपिंग के भी पॉइंट्स देंगे। इसके बाद चाहे वो यासिर खान हो, चाहे वो कामरान गुलाम हो, दोनों का डोमेस्टिक सीजन इस समय काफी अच्छा रहा है और दोनों बहुत ही अच्छे ट्रम्प ऑप्शन होंगे, जिसमें कामरान गुलाम को ना तो काफी हाईली रेट भी किया जाता है पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में, जो कभी कभार लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी कर देते हैं। और उसके बाद आते हैं डैरिल मिचेल, कोल मैकोंकी और इमाद बट जैसे ऑलराउंडर, जिसमें से कोल मैकोंकी का ओवरऑल अपना जो यूटिलिटी है उसके हिसाब से एक ऑफ स्पिन बॉलर के तौर पर, और चूंकि इस टीम का पूरा कॉम्बिनेशन देखेंगे तो छठे बॉलर आपको कोल मैकोंकी ही दिखाई पड़ सकते हैं। क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो मोहम्मद आमिर है, आसिफ आफरीदी है, नसीम शाह है, रिशद हुसैन है, ये इनके 4 मेन बॉलर है, बाकी तो ऑलराउंडर्स ही हैं। तो कोल मैकोंकी की यूटिलिटी काफी अच्छी बन जाती है यहाँ पर, उस वजह से भी। बाकी इमाद बट का रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो उतना ज्यादा इंप्रेसिव आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन रिशद हुसैन का देख लीजिए, उनके नंबर्स आपको काफी शानदार दिखाई पड़ेंगे। हालांकि T20 फॉर्मेट में रिसेंट टाइम में नसीम शाह कुछ खास नहीं कर पाए, इवन आसिफ आफरीदी भी। लेकिन आसिफ आफरीदी जो कि एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, और ऐसा बॉलर आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है जो इस टीम के अंदर अगर है, खास करके सामने की टीम अगर वो पेशावर की हो तो चाहे लेग स्पिनर हो चाहे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हो, तो सीधे आपकी टीम में आएगा। तो ये 5 बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, जिसमें छठे प्लेयर के तौर पर या तो यासिर खान या तो कामरान गुलाम को आप ट्राई कर सकते हैं। इवन यहाँ पर आपके पास एक और सबसे सेफर ऑप्शन मोहम्मद आमिर का भी होगा, जो कि आपको मैं वीकनेसेस में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपकी टीम में होने ही चाहिए। तो ये 6 बेस्ट ऑप्शन के अलावा बाकी जो 2 ट्रम्प ऑप्शंस हैं, एक्चुअली उसमें से किसको लेकर के जाना है, उसी के लिए अगर आप हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो यहाँ पर उस्मान ख्वाजा के 2 मैचेस में 106 रन है और एक ही बार आउट हुए, तो 106 का एवरेज भी है, तो नंबर तो बेहतर है। और इवन मोहम्मद रिजवान के भी 31 का बैटिंग एवरेज है। यासिर खान बहुत अच्छा खेलते रहे हैं सामने, जब भी खेले हैं सामने जो टीम है पेशावर जालमी की उसके खिलाफ। तो टॉप के 3 बैटर्स तो बेहतर काम कर पाए, लेकिन वहाँ पर कामरान गुलाम कुछ खास नहीं कर पाए हैं, इमाद बट नहीं चले हैं। लेकिन नसीम शाह के 10 मैच पे 13 विकेटें हैं, वहीं पर रिशद हुसैन और आसिफ आफरीदी दोनों एक मैच खेल करके विकेट लेस गए हैं। मोहम्मद आमिर के 21 मैच 25 विकेटें हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए वेन्यू के भी नंबर्स देखें, जहां पर उस्मान ख्वाजा तो नहीं खेले, लेकिन इसी मैदान पर मोहम्मद रिजवान का बैटिंग एवरेज 53 का है T20 फॉर्मेट में। बाकी यहीं पर यासिर खान कुछ खास नहीं कर पाए हैं, इवन कामरान गुलाम के नंबर्स भी थोड़े से एवरेज हैं। लेकिन उसके बाद चाहे वो कोल मैकोंकी हो चाहे इमाद बट हो, यहाँ पर इमाद बट थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं, लेकिन केवल पहली इनिंग की बॉलिंग में। तो यहीं पर मेरा अपना मेन प्रेडिक्शन आएगा, जहां से रिशद हुसैन के नंबर आप देख लीजिए, आसिफ आफरीदी, नसीम शाह और मोहम्मद आमिर के आंकड़े देख लीजिए। तो सब कुछ देखने के बाद जो क्लैरिटी हमको मिल पा रही है फिलहाल, उसमें मोहम्मद आमिर, आसिफ आफरीदी और रिशद हुसैन तो बेस्ट ऑप्शन है ही। लेकिन अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो निश्चित तौर पर वहां पर इमाद बट, और सेकंड इनिंग की बॉलिंग होती है तो कोल मैकोंकी को आप ट्राई कर सकते हैं। और बाकी टॉप ऑर्डर से दोनों बैटर्स तो आपकी टीम में आएंगे ही। और निश्चित तौर पर अगर आप इन दोनों में से कोई एक ऑलराउंडर ट्राई कर रहे हैं, तब तो उन्हीं में से किसी एक को साथ जाइए, वरना आप यासिर खान या कामरान गुलाम में से भी किसी एक को ट्राई कर सकते हैं, जो कि मैं फिलहाल आपको सजेस्ट
टेस्ट करूंगा नहीं और उसके बाद आकर के इस टीम की भी वीकनेसेस को चेक करेंगे। तो एक तो पाकिस्तानी बैटर्स आपको जहां भी देखने को मिलेंगे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर और लेग स्पिनर, तो आपको निश्चित तौर पर 100% आपको अपनी टीम में रखना है। लेकिन उसमें उस्मान ख्वाजा की बात करते हुए एरन हार्डी पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। लेफ्ट हैंडर है तो ऑफ स्पिन पर भी इनका बैटल बनता है। और बाकी मोहम्मद रिजवान भी माइकल ब्रेसवेल पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं और लेग स्पिन जो ऑलरेडी आपको मैं क्लियर कर चुका हूं इनको परेशान करती है। बाकी यासिर खान भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और ऑफ स्पिन पर फंसते हैं, जो ऑलरेडी आपको मैं कई बार बता चुका हूं इसी वीडियो के अंदर। और बाकी बैटर्स के भी प्लेयर बैटल को देखेंगे तो वही कंक्लूजन निकलेगा जो आपको मैं कई बार बता चुका हूं। तो इन सभी बातों को काफी हद तक ध्यान में रखने के बाद एक बात तो क्लियर है कि टीम जो पिंडीज की है वही फेवरेट दिखाई पड़ रही है आज की इस मैच में। बाकी एक चीज जो और इंपॉर्टेंट होगा वो ये कि किस पिच पर आज का मैच हो रहा है और प्लस किसकी बैटिंग सेकंड आने वाली है, वो काफी हद तक डिसाइड कर देगी कि मेरी आज की फाइनल टीम क्या बनेगी, जो कि आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर देने वाला हूं पिच रिपोर्ट के साथ और पिच की वो इन्फॉर्मेशन के साथ कि यूज्ड पिच है या फ्रेश पिच है। तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है। बाकी वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो वैसे भी क्लैरिटी आपको मिल जानी है। ये वीडियो फिलहाल यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।